हमने माना हम कभी भी आपसे बेहतर नहीं। हमने माना हम कभी भी आपसे बेहतर नहीं, पर हमारी भी महत्ता आपसे कमतर नहीं। पर हमारी भी महत्ता आपसे कमतर नहीं। हिले तो गिर पड़ोगे ओ गगनचुंबी शिखर। हम हिले तो गिर पड़ोगे ओ गगनचुंबी शिखर। नींव के पत्थर हैं हम, राह के पत्थर नहीं। बहुत अच्छा। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर विजयानंद जी। आपका एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहता हूं। आप हिंदी भोजपुरी के साहित्यकार हैं एवं अखिल भारतीय हिंदी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वैश्विक हिंदी महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी अब तक कुल 81 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देश विदेश की अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जा चुका है। आप विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में भारत सरकार के ओर से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आपसे पहला प्रश्न हम करना चाहेंगे, यह उद्देश्य आपके मन में कैसे स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ कि अपने देश में जो हिंदी जो कि मातृभाषा है, परंतु उसको प्राथमिकता का स्थान न देकर इसे दोयम दर्जे पर रखा जाता है और आपने इस क्षेत्र में कार्य करने का बीड़ा उठाया? दरअसल जब मैं 10वीं में इलाहाबाद गया जी, आकाशवाणी में मैं सुनता था कि साहित्य की राजधानी है इलाहाबाद जी, और एक वैवाहिक कार्यक्रम में मैं श्याम नारायण पांडे जी के गांव गया था जी, और उन्होंने भी एक तरह से प्रेरित किया जी, कि साहित्य की राजधानी इलाहाबाद है। और मैं यहाँ महावीर इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ के अध्यापकों ने भी प्रेरित किया कि असली पढ़ाई की जगह इलाहाबाद ही है। जी, तो इन कई चीज़ों को लेकर मेरे मन में अंतर्द्वंद था और मैं इलाहाबाद गया तो मैंने पहली बार देखा हिंदी की समस्या, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलन इलाहाबाद में चल रहा था। अच्छा, उसमें चल रहा था। अधिकतर आयोजन होते थे और जब हिंदी दिवस आया तो लगभग हर संस्था ने आयोजन किया और मैं तो 10वीं का छात्र था और मैं कई कार्यक्रमों में बिना बुलाए गया, केवल बैनर देख कर कि यहाँ हो रहा है, क्योंकि वहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं था। इसलिए मुझे अच्छा लगा और ये जानकारी भी हुई कि अंग्रेज़ों के तो हम संघर्ष के बाद मुक्त हुए अंग्रेज़ों से, लेकिन अंग्रेजी हमारे काले अंग्रेज़ों ने हम पे लाद दिया। जब वहाँ हमने बड़े बड़े साहित्यकारों के वक्तव्य सुने जी, और मेरे मन में युवा कवि जागृत हो चुका था। 1-2 किताबें मैंने तब लिख भी ली थी और शिवाजी खंडकाव्य पर महाकवि श्याम नारायण पांडे की भूमिका भी आ चुकी थी और इलाहाबाद में मैंने महादेवी वर्मा को उसे भेंट भी किया था, दिखाया भी था। एक कार्यक्रम में हिंदुस्तानी अकादमी के सभागार में राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याओं के घेरे में कार्यक्रम चल रहा था। उसकी अध्यक्षता उपेंद्र नाथ अस्क कर रहे थे, जी, जिसको हम लोगों ने पाठ्यक्रमों में पढ़ा था और अस्क ने उसको राजनैतिक स्वरूप दे दिया और जी, कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि अपने उपन्यास एक ही रक्त में लिखते हैं कि हिंदी का जो विरोध करेगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा और ऐसे कई विरोधियों को उन्होंने शहीद का दर्जा दिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जैसी पेंशन दे दी। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ और हिंदी साहित्य सम्मेलन की पत्रिका राष्ट्रभाषा संदेश
मैं पढ़ता था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने संचालक से कहा कि 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। जी। और संचालक नहीं चाहते थे क्योंकि अध्यक्ष के बाद कोई बोलता नहीं, लेकिन मुख्य अतिथि नरेश मेहता थे। उन्होंने कहा कि लड़का कुछ कहना चाहता है, बोलने दीजिए। तो अध्यक्ष के वक्तव्य के बाद मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं तो अभी नया नया इलाहाबाद में आया हूँ और जिस उपेंद्र नाथ अश्क को हमने पाठ्यक्रमों में पढ़ा, आज उनका व्याख्यान सुनकर बहुत कष्ट हुआ क्योंकि इस उम्र में अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। एक करुणानिधि का नाम इन्होंने इसलिए लिया कि अखबारों में शीर्षक बने, और वहीं एन विश्वनाथ अय्यर हैं, वहीं पर बालशौरी रेड्डी हैं जिनकी चंदा मामा 50,000 प्रतियाँ बिकती हैं, जो इलाहाबाद का कोई नहीं खरीदता, दक्षिण भारत के लोग ही सर्वाधिक खरीदते हैं। जो हिंदी के सेवी हैं, एम सेशन हैं, बहुत से वहाँ हिंदी के लोग हैं, सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी है, उनका हम लोग लेख पढ़ते हैं। उनका अश्क जी ने नाम नहीं लिया, केवल करुणानिधि का ही क्यों नाम लिया। तो राजनीतिकरण हमारे साहित्यकार करते रहे और एक मुद्दा बन गया, उसी बहाने व्याख्यान हो। सरकार ने भी एक व्यवस्था बना दिया, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा, और राजभाषा बना करके सरकार ने भी कई करोड़ के बजट दे दिए। हर भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा सप्ताह मनाया जाएगा, पक्ष मनाया जाएगा, काव्य पाठ होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे करोड़ों रुपए व्यय किए गए, पुरस्कार दिए गए, आज भी दिए जाते हैं। और जबकि कायदे से हिंदी दिवस मनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हिंदी लागू ही नहीं हुई, संविधान के त्रिभाषा सूत्र में आज भी हिंदी बंद पड़ी है, और संविधान ने जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया है उसमें अंग्रेजी है ही नहीं, और फिर भी अंग्रेजी हम पर लाद दी गई। ऐसी स्थिति में जिस तरह से अंग्रेजों से मुक्ति के लिए स्वाधीनता आंदोलन की जरूरत पड़ी थी और 90 वर्षों तक संग्राम हुआ था, ठीक उसी तरह से अंग्रेजी से मुक्ति के लिए भी हमें संग्राम करना पड़ेगा। और मैंने उसी दिन से व्रत ले लिया कि हम लोग हिंदी के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि असली आज़ादी अंग्रेजी के हटने के बाद ही मिलेगी। जी। जैसा कि आपने 81 पुस्तकें अब तक आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें से कुछ पुस्तकें जो आपको ज़्यादा पसंद हों उसके बारे में बताएं, और क्यों पसंद है ये भी बताएं। मेरा पहला काव्य संग्रह संबोधन तथा अन्य कविताएं, जी। और उसमें मेरे मन में यह विचार आया कि मैं इतिहास में पढ़ता था, युद्धों में विजय होती है राजाओं की, महाराजाओं की, सेनापतियों की। जो लोग आगे मोर्चे पे लड़ते हैं, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे ऐतिहासिक युद्ध हो, राणा प्रताप का युद्ध हो, कहीं सेनानियों का नाम नहीं लिया जाता। सैनिक मार दिए जाते हैं, उनका कहीं नाम ही नहीं लिया जाता। तो मेरे मन में पहली प्रेरणा आई और मैंने संबोधन नाम से कविता लिखी। तुझको दूं क्या मैं संबोधन, तुमसे ही तो इतिहास बना। तुझको दूं क्या मैं संबोधन, जैसा आपने कहा नींव का पत्थर, तो वास्तविक नींव के पत्थर वही होते हैं जो 24 घंटे हमारी सीमा की रक्षा में खड़े रहते हैं, और उनका कहीं नाम नहीं होता। नाम सेनाध्यक्षों का होता है, राजाओं का होता है, आज के युग में प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों का होता है। पहली किताब मैंने संबोधन तथा अन्य कविताएं लिखी, वो प्रयागराज में प्रकाशित हुई, कक्षा 10 में ही प्रकाशित मैंने कराया उसको। और दूसरी किताब मैंने शिवाजी पर लिखा, शिवा शौर्य नाम से। और मेरे मन में था कि कविता प्रकाशित होना बहुत आसान है, और मैं 1-2 कवियों से मिला, 2-4 प्रकाशकों से मिला। श्याम नारायण पांडे से भी मैंने कहा कि किसी प्रकाशक को कह दीजिए, राम कुमार वर्मा से भी मैंने कहा, फ़ोन करवाया। लेकिन जिस 2-3 प्रकाशकों से मैं इलाहाबाद में मिला, सबने पैसे की मांग की और सबने कहा कि आपकी किताब पे मैं 5,000 10,000 फंसा के क्या करूँगा। उतने पैसे में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, ऐसे लोगों की पुस्तकें छाप दूंगा जो पाठ्यक्रमों में हैं, बिक जाएंगे। तो मैंने 2-3 प्रकाशकों को देखा, जब कोई पक्ष ठीक नहीं लगा तो मैंने स्वयं सरस्वती प्रकाशन गाजीपुर नाम से प्रकाशन भी शुरू किया। अच्छा। और पहली किताब छापी, और उसके लिए लेखकों की ओर से, कवियों की ओर से, प्रकाशकों की ओर से थोड़ा अपमान भी सहना पड़ा। लोग कहते थे कि आपकी किताब तो घलुआ में जाएगी,
जहाँ 1000-2000 किताब खरीदी जाएगी वहाँ मुफ्त में जाएगी। तो लेकिन मन निराश नहीं हुआ और तभी मैंने एक कविता लिखी थी कि श्रम की सुगंध से ही महका करता जीवन, मेहनत से कतराना खुशबू खोना होता, जो कठिन ताप पर भी चढ़दमक नहीं खोते, सब कहते सचमुच वही खरा सोना होता, इसलिए जला करता दीपक प्रतिपल है, उसकी ही तरह उजियाला छाने वालों को मंजिल मिलने में देर नहीं लगती। मैं तो साहित्यकार बनने गया था और अपनी निराशा को अपनी कविताओं से मैंने दूर किया और आपको विश्वास नहीं होगा कि अखबार में एक प्रकाशित विज्ञापन से निराशा भरे भावों से मैंने 50 पैसे का टिकट लगाकर शिवास्त्र और भारत सरकार को भेज दिया और मुझे पत्र मिला कि आपकी पुस्तक खरीद ली गई। और जब वह पत्र मैंने प्रकाशकों को दिखाया जिन से मैं मिला था कि ये तो आप कह रहे थे घलुआ में और मेरी किताब तो खरीद ली गई, तो प्रकाशकों को लगा कि बहुत अच्छा लिखता है। और अस्क जी के विरोध में मैं बोल चुका था, तो जो अस्क जी के विरोधी प्रकाशक थे वो भी मेरे संपर्क में थे। एक तरह से मेरी दुकान चल गई और जो बड़े बड़े इलाहाबाद के प्रकाशक थे सबने अग्रिम भुगतान मुझे देना शुरू किया और कहा कि 1000 रुपया ले लीजिए, एक किताब लिख दीजिए। उसी समय भारत सरकार का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चल रहा था जिसमें 22,000 प्रतियां खरीदी जाती थी और उसके भी प्रकाशकों के पास लेखक नहीं थे और हर प्रकाशक 4-4, 6-6 प्रकाशन के नाम से किताबें छापने लगा था। उस स्थिति में मैंने श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी जैसे कवियों की किताबें भी उनको दिलवाई जा करके और अपनी भी किताब प्रतिदिन में 2 घंटे लिखता था और उसका लाभ ये हुआ कि प्रकाशक हमें नियमित मिलते गए। अपनी मैं कम छापता था, उनसे ज़्यादा छपाता था क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी, कार्यक्रमों में भी जाना था। ऐसी स्थिति में लगातार मेरा लेखन सुबह 6 से 8 बजे तक चला। नियमित मैं 2 घंटे लेखन करता था, उसी में बाल साहित्य, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सब मैंने लिखा। कविता की दुर्गति वास्तव में थी और एक प्रकाशक ने तो पूरी किताब कंपोज कराकर, कवर बनवाकर और मना कर दिया कि मैं अगले साल छापूंगा क्योंकि कविता बिकती नहीं है। और यह बात मैंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक कार्यक्रम में बोल दिया और मुझे इंदौर के एक पूर्व कुलपति ने 10,000 रुपये देकर मुझसे वो किताब छपवाई कि आप जब इस तरह बोलते हैं तो आपकी कविता भी बोलती होगी। और उन्होंने 10,000 रुपये मुझे दिया कि आप प्रकाशकों के चक्कर में न रहिए, अपने से खुद छापिए। तो मुझे इस तरह के बहुत प्रोत्साहन मिले और मैंने स्वाधीनता आंदोलन पे समर भूमि नाम का महाकाव्य लिखा। वास्तव में पहली किताब वही थी लेकिन मोटी थी, 200 पेजों की थी, उसमें पैसा ज़्यादा लगता, इसलिए मैंने उसे बाद में एक प्रकाशक से छपवाया और इस तरह से छपवाया कि उसने 2 उपन्यास मेरे छापे थे और तीसरा उपन्यास मैंने कहा कि मेरी तीसरी किताब छापो, तो वो समझा कि मैं उपन्यास ही छपाऊंगा और मैंने प्रेस को सीधे कविता दे दिया, महाकाव्य दे दिया। और जब छप गया तब प्रकाशक को पता चला कि मैंने तो महाकाव्य छपवा लिया। तो प्रकाशक ने कहा मैं तो सोचा कि उपन्यास आप देंगे क्योंकि आपके उपन्यास सब जगह बिक जाते हैं, भारत सरकार के अलावा पुस्तकालयों में, रक्षा मंत्रालय में बिक जाते हैं। तो मैंने कहा ये भी उससे ज़्यादा बिकेगी, लेकिन उनको इस बात का दुख था कि मैंने बताया नहीं कि मैं महाकाव्य छपवा रहा हूँ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार का पहला आदेश मिला तो वो खुश हुए और उन्होंने मुझे 2,000 रुपये रॉयल्टी भी दी। तो इस तरह मैं वास्तव में कवि ही था। कथाकार तो मैं प्रकाशकों की वजह से बना क्योंकि कविता पढ़ने में भी पैसा मिलता था और उपन्यास और कहानियों का वाचन बहुत कम होता है, इसलिए मुझे प्रकाशकों के लिए लिखना पड़ा। और मैंने ये काम इसलिए भी शुरू किया कि आज के समय में जो लिखा जा रहा था वो प्रेमचंद की परंपरा, रेणु की परंपरा के ही कथाकार थे और मैंने प्रयास किया कि उससे हट कर लिखूं। और हट कर लिखने के लिए मैंने आज के सामयिक संदर्भ को लिया, गांव घर की कहानियों को लिया और उन्हीं कहानियों को मैंने थोड़ा कल्पना मिला करके पूरा उपन्यास का स्वरूप दे दिया। इस तरह से मेरी 81 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, देश विदेश के अनेक संस्थाओं ने मुझे पुरस्कृत और सम्मानित भी किया। मैं सदा स्वयं का रहा, स्वांतः सुखाय मैंने लिखा, किसी दल और किसी सरकार के पीछे मैं नहीं घूमा, इसलिए मुझे पुरस्कार कम मिले। पुरस्कारों के खिलाफ भी मैंने लिखा पढ़ी की कि पुरस्कारों की बंदरबाट क्यों होती है। तो अधिकारी मुझसे नाराज होते थे, अध्यापक मुझसे नाराज होते थे, अध्यक्ष मुझसे नाराज होते थे। जिनको पुरस्कार का
प्रलोभन या पुरस्कार का अधिकार था, वो सब मुझसे नाराज होते थे। फिर भी ऊपर वाले कृपा से अचानक मुझे पुरस्कार मिले और अखबारों से पता चला कि मुझे मिला। जी। सरकारों का क्या रुख है हिंदी को लेकर और इसका समाधान क्या है? सरकारें बस चलती हैं, लोग बदलते हैं, थोड़े सिद्धांत बदलते हैं, बकिया सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था तो ज्यों की त्यों होती है। जी। वही अधिकारी पिछली पार्टी की सरकार में होते हैं, वही अधिकारी आज की सरकार में होते हैं। जी। तो अधिकारी स्तर पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो भारतीय संविधान में वर्णित है 343वें अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा लिखा गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा होना चाहिए और प्रांतीय भाषाओं को उपराजभाषा होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे कोई भी भाषा, चाहे अंग्रेजी भी हो सकती है, रसियन भी हो सकती है, जापानी भी हो सकती है, कोई भी भाषा पढ़ाई जाए। ये अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान, जिसके वो सभापति थे, में वर्णित है। और यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया, जबकि हर दल की सरकारें बन चुकी हैं, रह चुकी हैं। और जब तक ये लागू नहीं होगा अनिवार्य रूप से, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और हम लोग भारत में रहकर विदेश में जाएंगे तो हमारे लोग अंग्रेजी में बोलेंगे, संसद में बहस होगी। यहाँ पर अंग्रेजी विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, हिंदी और संस्कृत के विद्यालयों की दुर्गति इसी कारण हो रही है। भारतीय संस्कार मर रहे हैं और पिताजी पापा हो गए हैं, डैडी से डैड होने वाले हैं, मम्मी की स्थिति आप जान ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब घर से ही भारतीय संस्कृति और संस्कार खत्म होंगे, हमारी मातृभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, हमारी हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आप समझ सकते हैं समाज किधर जा रहा है। और ये संदर्भ मैंने देश के कई जगह के कार्यक्रमों में मैंने कहा है, तिरुपति में, नागपुर में, सब जगह, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, सर्वाधिक इस वाक्य का उपयोग होता है। लेकिन वो निज भाषा उन्होंने हिंदी के लिए नहीं लिखी थी, क्योंकि उस समय हिंदी थी ही नहीं, उस समय तो हिंदी बन रही थी। उन्होंने निज भाषा की बात की, और निज भाषा मातृभाषा होती है। और हम लोगों की मातृभाषा भोजपुरी है, किसी की अवधी है, किसी की ब्रज है, किसी की कुछ है, किसी की राजस्थानी है। तो वास्तव में हम लोगों की मातृभाषा तो अपनी भाषा है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी है, जिसको महात्मा गांधी ने स्थापित किया। और जहाँ से सर्वाधिक विरोध होता है, वहाँ उन्होंने तमिलनाडु में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा में स्थापना की, और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदी को हथियार बनाकर जो लड़े, और उनको सभी अहिंदी भाषी नेताओं ने सहयोग किया। हिंदी भाषी नहीं, अहिंदी भाषी। चाहे सरदार भगत सिंह रहे हों, उन्होंने भी हिंदी में लेख लिखे, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, उस समय के जितने अहिंदी भाषी बड़े नेता थे, सबने हिंदी का समर्थन किया, सहयोग किया, हिंदी की संस्थाएं स्थापित की, इसलिए कि भविष्य में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे। किंतु गांधी जी को भी दोष दिया जा सकता है। अब चूंकि संविधान तो उस समय बना नहीं था, कि गांधी जी उसी दिन घोषित कराते जिस दिन प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी की शपथ हुई थी कि आज के दिन हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होगी, तो शायद यह संकट न होता और बापू के साथ एक और अच्छा क्षण जुड़ जाता। आपकी दो कहानियां मैंने पढ़ी थी सर। एक का नाम था पेट का जादू, दूसरी का नाम था नाग की असरफी। क्या भाव देना चाहते थे आप इसमें, और क्या समाज को दर्शन कराना चाहते थे, किस चीज़ का? ये कहानियाँ मैंने बच्चों के लिए लिखी हैं, और बच्चों को परिमार्जित करने के लिए कहानियों के अलावा कुछ अच्छा स्रोत नहीं होता। जी जी। और हम लोग उस पीढ़ी के हैं जब हम लोगों की दादी नानी इस तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी, और काफ़ी प्रेरणा मिलती थी जी। क्योंकि जो मनुष्य की प्रवृत्ति है और बच्चों की जो प्रवृत्ति है, उनका दिमाग सादा कागज होता है। जिस तरह की बात आप भरेंगे, जिस तरह की लिखावट उसमें आप करेंगे, उसी से उसका जीवन भविष्य निर्मित होगा। तो नाग की असरफी मैंने इसलिए लिखा कि लालच नहीं करना चाहिए, और लालच न करने के लिए क्या क्या हो सकता है वो मैंने उसमें प्रस्तुत किया। इस तरह से बच्चों के लिए जो मैंने साहित्य लिखा है
उसमें इसी तरह के भावबोध सोद्देश्य कहानियाँ लिखी हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि आप केवल मनोरंजन जी, करिए, जी, उससे आपकी शिक्षा भी मिले जी, और केवल बच्चों ही नहीं बड़ों को भी मिले। जी, और मैंने एक विशेष संग्रह भी इसका किया है, गांव नगर की बाल कथाएं, जिसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और मराठी में भी इसका अनुवाद हो रहा है इस जी। किताब का। साहित्य में आपकी रुचि कब और कैसे जगी और आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? मैं बचपन से पाठ्यक्रमों की कविताएं बहुत मन से पढ़ता था और कक्षा 2 में मुझे हिंदी अच्छी पढ़नी आ गई थी जी, और इतनी अच्छी पढ़नी आ गई थी कि उसी लिए मेरी प्रोन्नति की गई और एक एक कक्षा मुझे धक्का दिया गया कि मैं अच्छी हिंदी पढ़ लेता हूँ। और जो पाठ्यक्रमों की कविताएं थी, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, सूरज निकला चिड़िया बोली, इस तरह की कविताएं पढ़ पढ़ कर मेरे मन में भी लिखने का मन स्वतः हुआ और मैं तभी से लिखने लगा था, 8वीं 9वीं में ही लिखने लगा था। और बाद में जैसा कि मैंने बताया कि जब श्याम नारायण पांडे से मुलाकात हुई तब मुझे पता चला कि किताबें भी होती हैं। मैं तो पहले जानता था कि जो पाठ्यक्रम में कविताएं हैं वही सब कुछ हैं, केवल रामचरितमानस घर पे था तो मैं जानता था ये अवधि का है, महाकाव्य हुआ करता है, लेकिन इस तरह की कविताएं होती हैं मेरे दिमाग में तब आया। और जब मैं मलिकपुरा में पढ़ रहा था तो वहाँ के प्राध्यापकों ने मुझे सहयोग किया और जो किताबें छात्रों को नहीं दी जाती थी, कामायनी, साकेत, हल्दी घाटी जौहर, वो किताब वो लोग अपने नाम से ले करके मुझे देते थे और मैं पढ़ के लौटाता था। तो ऊपर वाले की कृपा से 10वीं में ही मैं इतना परिपक्व हो गया था कि 2 कविताएं तो मेरी वहाँ के स्मारिका में ही छपी मलिकपुरा में और किताबें 2-3 मैंने लिख ली थी 10वीं में ही। अच्छा, और इलाहाबाद पहुँचे तो मैंने प्रकाशन भी शुरू किया और भारत सरकार की छात्रवृत्ति मुझे मिल चुकी थी, इसलिए मुझे किसी से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं थी, घर परिवार किसी से भी, और मैंने छात्रवृत्ति का ही पैसा लगाया और उससे सरकार में खरीदें होने लगी। तो जब एक किताब बिके तो 3-4 किताब के बराबर पैसा मिल जाए, तो उससे मैं अपना खर्च भी चलाता था, कभी सम्मेलनों में काव्य पाठ करता था, उससे भी पैसा आता था। इस तरह से मेरे साहित्यिक जीवन में साहित्य का बहुत योगदान रहा है। और जहाँ इलाहाबाद की बात होती है कि निराला भिखमंगे रह गए, अच्छी रॉयल्टी नहीं मिली, मुझे ऊपर वाले कृपा से आप जैसे कई मित्र मिल गए। एक तो मित्र हमें झांसी के मिले जो गंगा प्रदूषण में वहाँ महानिदेशक थे, वो बंगाल कैडर के आईएएस थे और उन्होंने अपर मुख्य सचिव रहने तक मेरा सहयोग किया और इस तरह का सहयोग किया कि 15-20 लाख रुपए की पुस्तकें मेरी राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कलकत्ता से खरीदवाई, जबकि मैं पढ़ाई के समय से वही अस्क जी वाले प्रकरण में वो मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि जो भी कार्यक्रम करना हो, मेरे पास कोई संस्था नहीं थी, और उन्होंने कहा जो भी कार्यक्रम करना हो गाड़ियाँ मेरी तरफ से। तो मैं हिंदुस्तानी एकेडमी के तत्कालीन अध्यक्ष राम कुमार वर्मा से मिला था, सचिव डॉक्टर जगदीश गुप्त से मिला था, मैं 10वीं 11वीं में ही संयोजक हो गया था, संचालक हो गया था। और उस समय के हिंदी के बड़े बड़े कवि चाहे कहीं के भी रहे हों, कवि कुंभ हुआ करता था, सब लोग जमीन पर बैठते थे और केवल अध्यक्ष मुख्य अतिथि और संचालक एक तख्त पे बैठता था। बड़े बड़े लोग नामवर सिंह जी, शिव प्रसाद सिंह जी, शिवानी जी, विवेकी राय जी, कुबेरनाथ राय जी, उमाकांत तिवारी जी, उमाशंकर तिवारी जी, इस तरह के लोग वहाँ जाते थे और कविता का संचालन मैं ही करता था और गोष्ठियों का संचालन उस समय के सहायक सचिव रामजी पांडे करते थे। तो ऊपर वाले कृपा से मैं 12वीं में ही इतना बड़ा कवि लेखक हो गया था कि मैं तभी से विशेष अतिथि मुख्य अतिथि और अध्यक्ष बनने लगा था। कुछ लोग मुझसे द्वेष भी करते थे, कुछ बड़े पत्रकार, अगर आप जानते हो हेरम्ब मिश्र भारत के संपादक थे। पहली बार जब मैं मुख्य अतिथि बना तो हेरम्ब मिश्र उसके अध्यक्ष थे और थोड़ा देर से आए और मैं सामने बैठा हुआ था। भगवान प्रसाद उपाध्याय के पत्रकारिता की जो संस्था है उसकी तरफ से कार्यक्रम हो रहा था और जब हेरम्ब मिश्र आए तो मेरी तरफ ठीक से देखे भी नहीं, सीधे मंच पे चढ़ गए और मैंने 2 बार नमस्ते किया, जवाब भी नहीं दिया क्योंकि मैं उम्र में बहुत कम था। लेकिन जब उन्होंने घोषणा की कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ये रहेंगे, क्योंकि मैं तभी से हिंदी के लिए बोलने लगा था और मुझे इतने ऑफर मिले पूरे देश भर से
कि मैं सब जगह घूमा और देखा। और एक प्रकरण मैं और आपको बता दूं, तिरुपति के अधिवेशन में मैं गया हुआ था और 2 साहित्यकार हम लोग एक होटल में रुके थे। मुझे भ्रम हुआ कि जो हमारा होटल है स्टेशन रोड पे है, तो रास्ते में एक व्यक्ति को बुलाकर हम लोगों ने पूछा कि स्टेशन रोड किधर है। तो जब तक हमने स्टेशन रोड कहा तब तक वो रुका था, और जब किधर है कहा तो आगे बढ़ गया। तो हमने साथी लेखक से कहा कि बड़े दुष्ट हैं साले, बताते भी नहीं। तो फिर वो लौट करके आके कह रहा गाली क्यों देता है। मतलब वो हिंदी जानता था, लेकिन हम लोग हिंदी वाले हैं इसलिए हिंदी का विरोध कर रहा था। तब भी नहीं बताया कि स्टेशन रोड किधर है। तो बाद में हमने दुकान से पूछा कि दुकान वालों से, तो उन्होंने बताया कि यही है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी से इतनी घृणा क्यों है। घृणा कुछ नहीं है, केवल वो पार्टी के कार्यकर्ता रहा होगा, कार्यकर्ता होने के नाते घृणा है। बाकी हिंदी का कोई विरोध नहीं है। हिंदी फिल्मों को इतना प्रचार मिल चुका है देश विदेश में, और तमिलनाडु केरल के लोग भी हिंदी फिल्में देखते हैं। सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं, हिंदी की कक्षाएं चलती हैं। यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की प्रथमा द्वितीय उत्तमा मध्यमा परीक्षाएं पास करके वहाँ लोग अध्यापक होते हैं। हिंदी का बहुत अच्छा रोजगार है दक्षिण भारत में। केवल विरोध है तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक, बस, और कोई विरोध नहीं है। आपने अभी पुरस्कारों की चर्चा की थी, थोड़ा सा मैं उसमें विस्तृत चर्चा चाहता हूँ। भारत सरकार की पुरस्कारों एवं पुस्तकों को लेकर क्या रवैया है? जो वर्तमान सरकार है ये पुरस्कारों के प्रति उदार नहीं है, और एक समस्या जो भारत सरकार की ओर से पुराने समय से चली आ रही, जिसके लिए हम लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया, अनशन धरने भी किए, हिंदी के लिए भी किया, इसके लिए भी किया, साहित्य अकेडमी की ओर से जो पुरस्कार डोंगरी को दिया जाता है, असमिया को दिया जाता है, छोटी छोटी सी भाषाओं को दिया जाता है जो कम क्षेत्र में है, वैसे ही एक पुरस्कार हिंदी को दिया जाता है। जबकि हिंदी में सर्वाधिक साहित्यकार हैं, कई प्रदेशों में हिंदी है, और हम लोगों ने मांग किया था कि कम से कम हिंदी में 10 पुरस्कार होने चाहिए, तब जाके कई प्रदेशों में कवर होगा। क्योंकि डोंगरी कश्मीर में है, थोड़े क्षेत्रों में बोली जाती है, असमिया भी थोड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। तो लंबे क्षेत्र में अगर कोई बोली जाती है तो आज भी हिंदी, सरकारों के न चाहते हुए भी हिंदी के सेवक हैं, हिंदी में बोलने वाले लोग हैं, आज भी हिंदी उसी तरह पुष्पित पल्लवित हो रही है। तो सरकारों से हम लोगों के आज भी मांग है कि कम से कम साहित्य अकादमी में इस तरह से व्यवस्था करें कि कम से कम हिंदी के लिए 10 पुरस्कार हों। एक अंतिम प्रश्न आपसे हम करना चाहेंगे कि अभी तक तो प्रश्न हुआ, समाधान इसका क्या है? जी। समाज के में और सरकार का दोनों को क्या करना चाहिए कि हिंदी स्थापित हो? सरकार को तो सर्वप्रथम जिस तरह से कश्मीर का 370 धारा हटाई गई है, उसी तरह से हिंदी की त्रिभाषा सूत्र को 343वें अनुच्छेद को अनिवार्य रूप से लागू कर देना चाहिए। वहाँ हटाने की बात थी, यहाँ लागू करने की, लागू कर देना चाहिए। और 10 खंडों में कांग्रेस के ज़माने में राष्ट्रपति के पास पूरे भारत के सारे प्रदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार की स्थिति की रिपोर्ट सबमिट है, और उस समय KR नारायण राष्ट्रपति थे। तब से वो धूल खा रही है, और केवल एक प्रस्ताव भर जाए गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, संसद में वोट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और केवल लागू हो जाए कि अनिवार्य रूप से जहाँ अंग्रेजी है वहाँ हिंदी हो जाएगी। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ हम लोग बाहर जाते हैं तो लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पर भारत सरकार होए, नीचे चाहे वो अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ लिख लें, चाहे अपने प्रदेश की भाषाओं में लिख लें। भारतीय डाक विभाग केवल 2 ही जगह मिलता है, या तो बैंकों में या तो डाक में, और कहीं हिंदी नहीं मिलती। रेलवे स्टेशनों पे मिलती है। सब लोग हिंदी जानते हैं, बस केवल अंग्रेजी को हटा करके हिंदी को रख देने की ज़रूरत है। और दक्षिण भारत के सांसद भी यह मांग करते हैं, संसद में, राज्यसभा में हमने सुना है, अरुणाचल प्रदेश से और लोगों के सांसद भी मांग करते हैं कि हमारी प्रांतीय भाषा का अपमान होता है, तो अंग्रेजी की जगह हिंदी को कर दो, और जहाँ हिंदी है वहाँ की प्रांतीय भाषा को कर दो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कोई भी कर दो, कोई विरोध नहीं है, वहाँ के लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज तो आपकी नोट पढ़ने आता नहीं,
और अंग्रेज आएगा भी तो डॉलर से नोट लेगा, तो उतना वो जानता है। और मानक हिंदी में अंकों को अंग्रेजी का ले लिया गया, रोमन लिपि का ले लिया गया। तो कोई विदेशी भी आएगा तो 100 समझ जाएगा कि 100 रुपये। तो आपको बहुत संकट नहीं है। और इतने मानक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी। भोजपुरी के भी मानक ग्रंथ प्रकाशित हैं, मानक व्याकरण प्रकाशित है। और एक फौलादी नाम के हैं, विशाखापट्टनम में, उन्होंने बड़ी मोटी पुस्तक लिखी है भोजपुरी मानक व्याकरण पर। तो हमारी सब व्यवस्था है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी अस्मिता पर अगर सवाल होगा, हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा पर अगर आँच आएगी, तो हम अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे। और ये घर से ही लागू होना चाहिए। जो टाई लगा करके लोग चलते हैं, इस देश की बड़ी खराब स्थिति है। अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष हैं, टाई लगा के, कोट लगा के चलते हैं। क्यों चलते हो भाई? तुम ईसाई हो? जन्मदिनों पे मोमबत्ती बुझाई जाती, क्यों अंग्रेजीकरण हो रहा है? अंग्रेज भारतीय संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, जो 200 वर्ष पहले हुआ करता था। तो ऐसे लाट साहब बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की स्वयं रक्षा करनी होगी और घर से ये काम शुरू हो। डीके, पीके, सीके को हटाना है। सीधे से चंद्र कुमार, विवेक कुमार, इस तरह जो नाम हमारे संस्कार में है, हमारे माता पिता द्वारा दिए गए, उनका उपयोग करना है। लड़कों को समझाना है, तुम कार्यालयों में कुछ भी करो, घर में अपनी मातृभाषा बोलो, बाहर अपनी राष्ट्रभाषा बोलो। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जाओ, जो मन करे सो बोलो। और एक भ्रम यहाँ यह भी है, मैंने फिजी में जाकर देखा विश्व हिंदी सम्मेलन में, कि अंग्रेजी आ जाएगी तो पूरे विश्व में। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फिजी में अंग्रेजी कोई नहीं जानता, थाईलैंड में अंग्रेजी कोई नहीं जानता, वहाँ उनकी भाषा है। आप स्वयं देखते हैं, चीन के और जापान के निर्मित जो भी सामान यहाँ आते हैं, सब पे लिखा होता है। हमने फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन में ये बात पूछी थी विदेशियों से कि हमारे यहाँ हिंदी की दुर्गति, आपके यहाँ कौन हिंदी पढ़ता होगा? तो वहाँ के विभागाध्यक्षों ने बताया कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में CEO बन के जाता है, कंपनी का बड़ा अधिकारी बन के जाता है, उसे अनिवार्य किया गया है कि आपको हिंदी में स्नातक, परास्नातक, PhD होना जरूरी है। CEO के लिए PhD होना जरूरी है। जब विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी कंपनियां, जहां हिंदी का बाजार विश्व में सर्वाधिक है, और किसी कंपनी को आना है तो हिंदी में आना है। और भारत में भी वो स्थिति है। तमिलनाडु, कन्नड़ में जो विरोध है, वहाँ के लोग सर्वाधिक साहित्य अकेडमी को घेरे होते हैं कि हमारी कहानियों का, कविताओं का हिंदी में अनुवाद हो, क्योंकि उनके सीमित पाठक हैं और हिंदी का वैश्विक प्रचार है। और 20 देशों के लोग हमारी वैश्विक हिंदी महासभा जुड़े हुए हैं, जो अच्छी हिंदी जानते हैं। ईसाई हैं, अंग्रेज हैं, अच्छी हिंदी जानते हैं, हिंदी में उनकी रोजी रोटी है। तो हिंदी का कहीं विरोध है ही नहीं। थोड़ा बहुत जो तमिलनाडु, केरल का विरोध है, राजनीतिक विरोध है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को डरने की जरूरत नहीं है। एक आदेश हो जाएगा, उसी में सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो तोड़ फोड़ करने वाले होंगे, उन्हें कारागारों में भर दिया जाएगा। जब 370 का समाधान हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं होंगे। क्योंकि विदेशों में हम लोगों की बड़ी बेइज्जती होती है कि तुम अपनी भाषा बोल नहीं सकते, तुम अपनी राष्ट्रभाषा बोल नहीं सकते, अंग्रेजी में बोलते हो, काहे की स्वतंत्रता, क्यों स्वतंत्र कहते हो? तो ये बड़ा दुख का विषय है और सरकारों को आगे आने की जरूरत है और हमारे घर परिवार से भी ये बात समाज में लाने की जरूरत है। आपने हिंदी के बारे में, हिंदी के लिए क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी समाज को, इसके बारे में बताया और समझाया। हमें लगता है कि समाज को समझ में आएगी, सरकारों को भी चेतना चाहिए। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।